चाइना से तो ऐसे ही डिग्री मिल जाती है ब्रो। उसमें क्या करना पड़ता है, बस कुछ भी नहीं, पढ़ाई तो है नहीं, बस एम ए सैट सपाटे करोगे। चाइना की डिग्री की क्या वैल्यू है? कंट्रोल। व्हाट? चाइना से पढ़ के आए हो, फिर तो मज़े किए होंगे, वहाँ पे कौन सा पढ़ाई होती है? चाइना चाइना में तो कोविड है, वहाँ पे तो वैसे मर जाओगे तुम। आज मैं आपको इन सब सवालों के जवाब दूंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ फातिमा एंड आई एम लिविंग इन चाइना। कुछ लोगों को लगता है कि चाइना की डिग्री लेने के लिए आपको कोई एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती, ऐसे ही डिग्री मिल जाती है। बात तो सही है। तो भाई मुझसे बेहतर कोई और नहीं बता सकता तुम लोगों को कि चाइना की डिग्री लेने के लिए कितने कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे और इसके साथ मैं आपसे कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी जिससे आप अपनी डिग्री ड्यूरेशन को मज़ीद आसान बना सकते हैं और चाइना में आप अपनी डिग्री कैसे सक्सेसफुली हासिल कर सकते हैं। तो क्या नाचो मैं? चाइना में मोस्टली पाकिस्तान से लोग आते हैं MBBS करने, मास्टर्स करने या PhD करने। नॉर्मली लोग ये 3 डिग्रीज के लिए ही आते हैं। MBBS पे हम एक डिटेल वीडियो बाद में बनाएंगे। आज हम बात करेंगे मास्टर्स की और PhD की। सबसे पहले हम बात करते हैं मास्टर्स स्टूडेंट की। जब मास्टर्स में स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं तो नॉर्मली ये होता है कि 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम होता है या 3 इयर्स डिग्री प्रोग्राम होता है। इट डिपेंड्स ऑन योर डिपार्टमेंट, इट डिपेंड्स ऑन योर स्कूल एंड योर सब्जेक्ट कि आपकी यूनिवर्सिटी आपको 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम दे रही है या 2 ईयर, या आप कौन सा वाला चूज़ करते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू टू। अच्छा, जब आप चाइना में आते हो तो आपके पास फॉर एग्जांपल अगर 3 इयर्स है मास्टर्स के लिए तो 1 ईयर जो फर्स्ट ईयर होगा आपका वो आपका कोर्स होगा। उसमें एक होता है चाइनीज़ लैंग्वेज, सेकंड नंबर पे होता है आपको एक सर्वे ऑफ चाइना और चाइना से रिलेटेड, चाइना की हिस्ट्री के रिलेटेड एक सब्जेक्ट होता है जो आई थिंक सबको पढ़ना पड़ता है। उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका मेन सब्जेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल आप केमिस्ट्री में हो, आप बायोलॉजी में हो, आप किसी भी आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसके रिलेटेड आपका कोर्स वर्क होता है। सैटरडे संडे ऑफ होता है और बाकी वीकडेज़ में आपकी क्लासेस होती हैं। तो ये ऑलमोस्ट पूरा साल आपकी क्लासेस चलती हैं जो फर्स्ट ईयर होता है और आपको अपनी क्लासेस लेनी भी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि आप क्लासेस लेने जाओ ठीक है, नहीं क्योंकि वहाँ पे अटेंडेंस होती है तो आपकी अटेंडेंस पूरी होना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम होता है तो उसमें आपकी अटेंडेंस भी काउंट होती है और अगर आपकी अटेंडेंस पूरी ना हो तो उस सब्जेक्ट में आपको पास नहीं किया जाता। तो पहला साल तो आपका सारा कोर्स वर्क में चला जाता है। उसमें आप कुछ चाइनीज़ लैंग्वेज भी सीख लेते हो क्योंकि एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट भी होता है, उसमें आपको प्रॉपर क्लासेस दी जाती हैं तो लैंग्वेज भी सीख लेते हो, आप चाइना के बारे में भी कुछ जान लेते हो। उसके बाद आप अपने क्लास फेलोज, टीचर्स, इंटरेक्शन, बोलना, ये सारी चीज़ें आप फर्स्ट ईयर में ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाती हैं। उसके बाद जो आपके 2 साल होते हैं वो आपके होते हैं एक्सपेरिमेंटल वर्क और जिन लोगों का मास्टर्स 2 इयर्स का होता है उनका 1 ईयर कोर्स वर्क एंड सेकेंड ईयर उनका एक्सपेरिमेंटल वर्क होता है। ठीक है, 3 ईयर मास्टर प्रोग्राम में ये कंपलसरी कर दिया है कि अगर आप HSK 3 पास नहीं करोगे तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। और HSK 3 कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है। HSK 3 पास करना कोई आसान काम नहीं है। HSK 3 का मतलब है कि आपको अगर कोई चाइनीज़ बोल रहा है तो आपको समझ आनी चाहिए कि वो क्या बोल रहा है। जो नॉर्मल कन्वर्सेशन होती है, जितनी भी हम नॉर्मली बातचीत करते हैं, इसमें ऑलमोस्ट तकरीबन 6000 वर्ड्स होते हैं। उसको लिखना, उसको पढ़ना, उसको समझना, कोई बोल रहा हो आप उसको समझो, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए और ये चीज़ें आप ये जो फर्स्ट ईयर है इसमें आप कवर कर लेते हो जिन लोगों को HSK 3 कंपलसरी है। ठीक है, क्योंकि पहले ही ऐसा नहीं था। 2024 में ऑलमोस्ट चाइना में 90% यूनिवर्सिटीज़ में, बल्कि 99% यूनिवर्सिटीज़ में कह लो, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी ने ये रूल कर दिया है अगर आपका HSK 3 नहीं होगा, और यही रूल एडमिशन के लिए। अच्छा जी, उसके बाद आपके 2 ईयर एक्सपेरिमेंटल वर्क होता है जिसमें आप लैब में काम करते हो। अब ये डिपेंड करता है आपके सुपरवाइज़र पे। अगर तो आपका सुपरवाइज़र खड़ूस है, बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म का सुपरवाइज़र है, तो वो आपको कहेगा कि भाई सुबह 8 बजे आ जाना है, अटेंडेंस लगानी है, लैब में बैठ के काम करना है, उसके बाद 12 बजे ब्रेक है, 12 से 2 बजे तक लंच करो, रेस्ट करो और उसके बाद 2 से 6 बजे तक या 8 बजे तक लैब में काम करो। और या वो आपको ऐसा टास्क दे देगा जिसके लिए आपको पूरी रात लैब में बैठना पड़ेगा।
टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, अब आ जाते हैं, अगर आपका अच्छा प्रोफेसर है, आपने कोई ज़िंदगी में ऐसा अच्छा अमल किया है जिससे आपको कोई अच्छा प्रोफेसर मिल गया है, तो भाई वो भी आपको ये नहीं कहने वाला कि ठीक है तुम जाओ, तुम रेस्ट करो, आराम करो, कोई नहीं, देखा जाएगा, मैं तुम्हें पास कर दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भी आपको ये कहेगा तुमने ये काम करना है और इसके रिजल्ट्स देने हैं। अब वो काम आप किस तरह से करते हो, कब करते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब उसने आपको टास्क दे दिया है, ठीक है। अब वो टास्क, वो आपको, अगर कोई बहुत अच्छा प्रोफेसर, वो आपको ये नहीं कहेगा कि तुम 8 बजे आओ, 12 बजे जाओ, फिर रात में आओ। उसने आपको काम दे देना है, काम आपको वो करना है। मतलब आपके सर में वो काम है, वो आपके सर पे वो काम सवार है, वो काम आपने करना है। लेकिन वो फिर आप अपने तरीके से टाइम जो है ना स्केड्यूल करते हो कि मैं अगर कुछ लोगों को सुबह थोड़ी लेट उठने की आदत होती है 10-11 बजे, तो चलो मैं 10-11 बजे उठ जाऊँ, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करके तो मैं चलो चला जाऊँ 12 बजे चला जाऊँ लैब, और उसके बाद 3-4-5-6 बजे तक मैं काम करूँ, मतलब रेस्ट एरिया। क्योंकि हम लोग जो देसी लोग हैं, हम लोग इतना कोई, हमारी कोई ब्रेक टाइमिंग इतनी कोई नहीं होती। लेकिन ये चाइनीज़ लोग जो हैं, ये लोग 12 से 2 बजे तक इनकी हर जगह पे ब्रेक टाइमिंग होती है, जिसमें ये 1 घंटा सोते हैं, 1 से 1.5 घंटा, और 30 मिनट्स ये लोग जो हैं वो अपना लंच करते हैं। इनके लिए दोपहर में सोना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये रूटीन कुछ दिन मेरी भी थी, और यकीन करे बंदा जब दोपहर में सोता है 1-1.5 घंटा, तो उसके बाद फ्रेश हो जाता है। नहीं। तो आपने अपना स्केड्यूल खुद सेट करना होता है कि मैंने क्या टाइमिंग सेट करनी है। लेकिन उसमें भी ये होता है, काम तो आपने करना है ना। चलो आपको ये थोड़ी रिलैक्सेशन मिल गई है कि सुबह 8 बजे नहीं आना पड़ेगा इस तरह से, क्योंकि हम लोगों को सुबह 8 बजे आना बहुत मुश्किल लगता है। अगर आपने 8 बजे आना है तो उसके लिए भी आपको कोई 7 बजे तो उठना पड़ेगा। नॉर्मली हम लोग क्या होता है कि फजर पढ़ के तो हम लोग सो जाते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग को 10-11 बजे उठते हैं, नहीं दिल करता उठने का। तो लेकिन यहाँ पे कोई माफ़ी नहीं होती भाई। अच्छा, कम टू द पॉइंट, उसमें भी आपको काम करना है। अगर आपको अच्छा प्रोफेसर मिला है, बुरा प्रोफेसर मिला है, काम दोनों सूरतों में करना है। बस उसमें थोड़ी चिक चिक कम हो जाएगी अच्छे प्रोफेसर में, और बुरे में आपको बहुत अच्छा। और वो जो आपका स्ट्रिक्ट वाला प्रोफेसर है, आपसे डेली की रिपोर्ट भी मांगता है। अच्छा, तुमने क्या किया, इसका रिज़ल्ट क्या निकला, मुझे डेली की रिपोर्ट बना के दिखाओ, मुझे प्रेजेंटेशंस दो। आपका लैब, जो सीनियर लैबमेट्स होते हैं, वो आपसे पूछते हैं। आपको काम करना पड़ता है। अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको वो डिग्री नहीं देते हैं, आपकी डिग्री लटका देते हैं जब तक आप काम नहीं करते हैं। यहाँ पे रूल्स हैं, और उन रूल्स को फॉलो किया जाता है, और जो लोग उन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं उसको वो डिग्री नहीं मिलती है। अगर आपके जहन में ये है कि आप यहाँ आके नींदें पूरी करके आराम से सुकून से कुछ काम वगैरह नहीं करके एवं घूम फिर के डिग्री लेके चले जाओगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर आपने डिग्री लेनी है, अगर आप वाकई ही डिग्री लेना चाहते हो, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, तभी आपको डिग्री मिलेगी। और फर्स्ट ईयर में जो आपका कोर्स वर्क होता है उसको भी पढ़ना पड़ता है, उसका भी पेपर होता है, और वो भी आपको पास करना होता है, अपनी अटेंडेंस भी पूरी करनी होती है। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। फिर जाके एंड पे आपका सारा वो एक जो आपकी रिज़ल्ट शीट बनती है, मार्क्स शीट बनती है, उसमें आपका जो कोर्स वर्क है सारा, उसके बाद लैब एक्सपीरियंस, ये वो आपका थीसिस पेपर, वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अगर कोई एक चीज़ भी मिसिंग है, आप एलिजिबल नहीं होते हो डिग्री के लिए, ठीक है। इज़ दैट क्लियर? अभी ये मैं बात कर रही थी मास्टर्स की। अगर मैं पीएचडी की बात करूँ तो पीएचडी में आपके पास 4 to 5 ईयर्स होते हैं। आपका फर्स्ट ईयर कोर्स वर्क होता है। कोर्स वर्क होता है, जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं वो तकरीबन सबके सेम होते हैं, और बाकी आपके, जैसे कि मैंने पहले कहा, कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके रिलेटेड आपका कोर्स वर्क होगा। फर्स्ट ईयर आपका कोर्स वर्क, और बाकी के जो 3 साल होते हैं वो आपका एक्सपेरिमेंटल वर्क होता है। उसमें ये होता है आपकी अभी तो 3 पेपर रिक्वायरमेंट है। पहले 2 पेपर या 1 पेपर, पहले 2 पेपर रिक्वायरमेंट होती थी, लेकिन अभी 2024 में 3 पेपर रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन योर सुपरवाइजर, योर डिपार्टमेंट एंड योर यूनिवर्सिटी। आपने वो पेपर निकालने हैं, अदरवाइज आपको डिग्री नहीं मिलेगी। एक्सटेंशन लग जाता है। एक्सटेंशन लगने का मतलब होता है कि आपका 1 साल और गया या 1 सेमेस्टर और गया। जब तक आप ये काम पूरा नहीं करोगे तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी। मतलब 100 बातों की एक बात कि काम करने के बाद ही डिग्री मिल रही है।
एक्सटेंशन लग जाएगा ये वो, तो उसका मतलब है कि काम करना पड़ना है। तो बंदे का पुत्र बन के पहले ही 1-2 सालों में काम करके जो है वो अपनी डिग्री ले लो। अब कुछ लोग ये समझते हैं कि यार हम नहीं करेंगे, कोई नहीं, एंड पे में डिग्री मिल जाएगी, तो उन लोगों का एंड पे एक्सटेंशन लग जाता है। जो लोग लैब्स नहीं जाते, जो लोग क्लासेस नहीं लेते, जो लोग इस चीज़ को बहुत ईजी लेते हैं कि कोई नहीं, एंड पे हमें डिग्री मिल जाएगी, तो उन लोगों कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो आपको नोटिस ऑब्वियसली देते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स कुछ उस नोटिस को सीरियस नहीं लेते हैं। बाद में वो टीचर आपको नोटिस नहीं देगा, वो कहेगा कि पुत्र होने में तेनू पूछांगा, तू मैनू डिग्री लैके विखा। तो फिर ऐसे होता है कि भैया आप यहाँ पे आपका रगड़ा लग जाता है, आपका 1 साल या 1 सेमेस्टर और एक्सटेंड हो जाता है। अगर आप चाइना में आए हो और अगर आप डिग्री लेना चाहते हो तो पहले दिन से ही हर चीज़ को सीरियस लेना शुरू कर दो, अपनी क्लासेस को, अपनी लैब को, अपने एक्सपेरिमेंट्स को, अपने पेपर, थीसिस, वर्क जो भी है, अपने टीचर को, अपने क्लासमेट्स को, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। सबको सीरियस लो। अपने इस काम को सीरियस लोगे तब जाके एंड पे आप सक्सेसफुल होगे, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज जब तक आपको पता चलेगा तब तक आपके 2-3 साल गुजर चुके होंगे और उसके बाद आपको फिर नए सिरे से काम करना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि आप अभी से काम कर लो, अपना काम जल्दी से ख़त्म कर लो ताकि आपके सर की टेंशन ख़त्म हो। हाँ, ये भी है, अगर आप पीएचडी में हो, आप अपने पेपर पहले साल निकाल लेते हो या 2 साल लगा लेते हो पीएचडी में, एंड वाला जो 1 साल है आपका काम ख़त्म हो गया, उसके बाद आराम करो। क्योंकि ये जो एक अरसा उन्होंने डिज़ाइन किया है डिग्रीज़ के लिए, मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए, इट्स मोर देन इनफ। इसमें उन्होंने आपको फुल रिलैक्सेशन देके ये टाइम टेबल, ये आपका जो अरसा जो उन्होंने आपको दिया है 3 साल, 4 साल, 5 साल, इसमें आपके पास बहुत खुला टाइम होता है काम करने का। और काम के साथ साथ आपको सैटरडे संडे ऑफ होता है। आप वीकेंड्स में आप इंजॉय करो, गेट टुगेदर करो फ्रेंड्स के साथ, बाहर घूमना फिरना, एक्सप्लोर करना, कुछ भी तो वो करो। बाकी का जो वीक डे है वो आपका स्टडीज़ में ही होना चाहिए। मास्टर्स में कुछ यूनिवर्सिटीज़ में पेपर रिक्वायरमेंट होती है, कुछ टीचर, अच्छा यहाँ पे आपके सुपरवाइज़र पे बहुत डिपेंड करता है। अगर आपका सुपरवाइज़र आपको कह रहा है आप मास्टर्स में आपने पेपर निकालना है तो आपको पेपर निकालना पड़ेगा। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कुछ सुपरवाइजर्स ऐसे हैं जो आपको कहते हैं कि आप थीसिस कर लो, उसके बाद आपको डिग्री मिल जाएगी। आपको थीसिस वर्क पे डिग्री मिल जाती है। और अब 2024 में मेरी यूनिवर्सिटी ने 2 प्रोजेक्ट्स कर दिए हैं। आपके पास 2 प्रोजेक्ट्स होने चाहिए और आपने 2 प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, एक प्रोजेक्ट पे नहीं। अगर आपने फॉर एग्जांपल आपका पेपर नहीं है, आपका प्रोजेक्ट है, तो आपने उस 2 प्रोजेक्ट्स पे काम करना है। तो ये डिग्री की रिक्वायरमेंट्स है और ये आपको करना पड़ेगा। मैं बार बार आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ लोग जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं या कुछ लोग जो चाइना में आ गए हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो इन चीज़ों को सीरियस नहीं ले रहे, या पाकिस्तान में बैठे कुछ लोगों को बहुत उनके जहन में है कि भाई हम स्ट्रगल कर रहे हैं वो लोग चाइना आने के लिए, और वो उनको ये लगता है कि हम चाइना जाके सिर्फ घूमे फिरेंगे और डिग्री ले लेंगे। तो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो चाइना आने के लिए और अगर आप वाकई ही पढ़ने वाले हो, मेहनत करने वाले हो, मेहनत कर लोगे, एक्सपेरिमेंट्स कर लोगे, डेली लैब चले जाओगे और कोर्स वर्क अपना पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पढ़ सकते हो तो फिर आप चाइना हो। अगर आप ये सोच के पाकिस्तान से चाइना आ रहे हो कि मैं मौज मस्ती करके घूम फिर के डिग्री लेके चला जाऊंगा, तो ऐसा ना करो। अपना टाइम और अपना पैसा वेस्ट ना करो। मैं टिप्स की बात करूं तो टिप्स ये हैं कि सबसे पहले तो जो मैंने आपको मेन जो बात बताई है कि आपने हर चीज़ को सीरियस लेना है, अपनी क्लासेस लेनी है, अपनी लैब पे काम करना है। मेरी टिप ये है कि आप जल्दी अपना काम कर लो। जब आप आते हो तो आपका पहला साल कोर्स वर्क हो गया, उस साल में आप अपना प्लान कर लो कि आपने किस टॉपिक पे रिसर्च करनी है, आपने क्या काम करना है, तो आप अपने माइंड में बना लो, ठीक है। अब आपने जो अपना टॉपिक चूज़ करना है और जो अपना प्रोफेसर चूज़ करना है वो आपने अपनी फील्ड से रिलेटेड चूज़ करना है, ठीक है। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका जो प्रोफेसर है वो आपको आपकी फील्ड से रिलेटेड अगर होगा तो वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। एक्सपेरिमेंट्स में आपको बहुत कुछ नॉलेज आपके साथ शेयर कर सकता है। आपने इस तरह का प्रोफेसर, ये नहीं है कि आपकी फ़ील्ड कुछ और है, आपने जो है वो डिफरेंट फील्ड में जाके। और दूसरी बात ये, आपने जो फील्ड चूज़ करनी है आपने वो चूज़ करनी है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें काम करना आपको पसंद हो, क्योंकि आपको काम करना पड़ना है। और अगर आपका इंटरेस्ट होगा उस चीज़ में तो वो काम आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा। और अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा उस चीज़ में तो वो काम आपके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और आपके लिए जो है वो सरदर्द बन जाएगा। ये होगी टिप। और हाँ, और लास्ट टिप ये है कि अगर तो आप जैसे आप पीएचडी के अगर स्टूडेंट हो तो आपकी रिक्वायरमेंट है 3 पेपर निकालना, तो आप पहले 1-2 साल में
वो काम अपना कर लो, ठीक है। पहला साल कोर्स वर्क हो गया, उसमें आपने प्लानिंग कर ली कि आपने काम किस चीज़ पे करना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास 3 साल होंगे, 3 से 4 साल होंगे, उसमें आपने कोशिश करनी है कि आप जल्द से जल्द अपने पेपर निकालो, जल्द से जल्द अपना काम कंप्लीट कर लो, ताकि जो एंड वाला टाइम है वो आप सुकून कर सको। ताकि आपको जब एंड वाला टाइम होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, आपकी डिग्री का टाइम करीब होता है, आपके पास मज़ीद टाइम नहीं होता, आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ हो जाते हो। और जब इंसान प्रेशराइज़ हो जाता है तो चीज़ें सही होने के बजाय गलत हो जाती हैं। और अल्लाह ना करे अगर आपके एक्सपेरिमेंट्स नहीं सही आ रहे हैं, उनके रिज़ल्ट्स ठीक नहीं आ रहे हैं, तो आपको फिर टेंशन नहीं होगी। अगर आप पहले से ही अपना काम शुरू कर लोगे और कोशिश, कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने 1 साल कोर्स वर्क के बाद 2 साल में अपने पेपर्स निकाल के एंड वाला साल वो यूनिवर्सिटी के तरले कर रहे होते हैं कि भाई मैंने अपना काम कर लिया, मुझे डिग्री दे दो। तो यूनिवर्सिटी उनको कह रही होती है कि नहीं, आप रेस्ट करो, डिग्री आपको 1 साल बाद ही मिलेगी, इस 1 साल आपने जो करना है आप कर लो, मतलब मज़े करो। तो इसमें क्या होगा कि आपके जहन में वो टेंशन नहीं होगी कि भाई मैंने जो है वो काम करना है, एक प्रेशर नहीं होगा। तो अगर आप टाइमली काम कर लोगे तो आपको ये टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आपने करना ही, वो कहते हैं ना, हंस के भी करना तो रो के भी करना, मतलब हंस के भी करना है तो रो के भी करना है, तो फिर बंदा हंस के ही कर ले। जब मैं पाकिस्तान में थी तो वैसे तो कभी मैंने काम नहीं किया था घर पे, लेकिन समटाइम्स मेरी मदर मुझे कहती होती थी कि कभी कोई काम क्या देना, तो मैंने ऐसे मुंह बनाने लग जाना, तो वो मुझे कहती होती थी कि पुत्र हंस के भी काम करना है तो रो के भी करना है, तो इस तो बेहतर है कि तू हंस के ही कर ले। मतलब जब एक चीज़ करनी ही है तो उसको फिर रो के भी करनी है, और उसको क्या आपने सर पे सवार करके और पसूड़ी डाल के, तो भाई तुम ऐसे खुशी खुशी कर लो। और दूसरी बात ये कि इस चीज़ को, अगर आपके अंदर लैब वर्क करने का पैशन है, शौक़ रखते हो, तभी आओ, वरना नहीं आओ। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लैब से जान जाती है, जो लोग लैब में आते ही ऐसे नाक बंद कर लेते हैं, हमें तो केमिकल से बहुत एलर्जी है, केमिकल से हमें बहुत प्रॉब्लम है, हम तो यहाँ पे बेहोश हो जाएंगे, ये वो। तो वो लोग बराए मेहरबानी आप लोग इस चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा दिन केमिकल्स में रहना है, पूरा दिन लिटरली आपको केमिकल्स में रहना पड़ता है। और समटाइम तो 8-8, 9-9 घंटे आपको मुसलसल खड़े होकर काम करना पड़ता है। तो अगर आप इस तरह के थोड़े सोल मिजाज हो, थोड़े सेंसिटिव हो, तो भाई आप रहने दो। ये मेरी कुछ टिप्स थी। आई होप मेरी इस वीडियो से कुछ लोगों को कोई ना कोई फ़ायदा होगा। अगर आपका कोई रिश्तेदार, दोस्त चाइना आ रहा है, आना चाहता है, तो आप उसके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो, ताकि उसको पहले से ही पता चल जाए तो वो तैयार हो के आए। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। बाय बाय, टाटा।